वाले हैं बोर मॉडल्स ऑफ एटम। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, अब बोर्स मॉडल। ओके, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ द एटम, मतलब जो रदरफोर्ड ने जो मॉडल्स दिया था उसके अंदर काफी डीमेरिट्स थी, काफी ड्रॉबैक्स थे, तो उसके अंदर काफी ऑब्जेक्शंस हुए उस मॉडल के ऊपर। और तो उसके बाद में मतलब जो नील्स बोर थे उन्होंने क्या किया, अपना मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर पुट फॉरवर्डेड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल्स ऑफ एन एटम। जो नील्स बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसके पोस्टुलेट्स जो हैं वो ये हैं। पहला पोस्टुलेट उन्होंने ये था, उनकी मतलब मानना ये था कि ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। मतलब जो एटम्स जो होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं। ये तो बता दिया था रदरफोर्ड ने, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो एक स्पेशल ऑर्बिट के अंदर ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। ओके, और इन्हीं स्पेशल ऑर्बिट को उन्होंने क्या कहा था, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के नाम से मतलब बताया था कि ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। दूसरा उन्होंने ये बताया था कि व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, एटम्स के अंदर चारों मतलब कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी तरह की एनर्जी जो होते हैं वो रेडिएट नहीं करते। रेडिएट का मतलब किसी तरह की एनर्जी वो निकालते नहीं है। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं ना सर्कुलर पाथ के अंदर, तो वो एनर्जी मतलब रेडिएट करते हैं। और इस मतलब लेकिन नील्स बोर ने इसका क्या किया था, मतलब ये फाइनली ये प्रूफ कर दिया था कि मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मतलब सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेंगे तो वो कोई एनर्जी जो होते हैं वो रिलीज नहीं करते हैं, और एकदम कंटिन्यूअसली जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। ओके, ये नील्स बोर की हिस्ट्री के बारे में बताया। इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये है कि नील्स बोर was born in Copenhagen on 7th October 1885. He was appointed professor of physics at Copenhagen University in 1916. He got the Nobel Prize for his work on the structures of atom in 1922. Among Professor Bo's numerous writings, 3 appearing as book are। उन्होंने कौन कौन, मतलब ये बताया गया है कि जो नील्स बोर जो थे उनको नोबेल प्राइज मिला था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एटम का जो मतलब एटम की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए जो मॉडल दिया था वही सबसे ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, वही सबसे ज्यादा क्या है, मान्य है। ओके, और उसके अलावा उन्होंने क्या लिखी, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशंस। दूसरा उन्होंने एटॉमिक थ्योरी, सेकंड उनकी बुक का नाम है, तीसरा है कि द डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर। उन्होंने 3 बुक लिखी जिनके नाम ये हैं। तो मतलब सिर्फ आपसे ये मतलब पूछा जाता है कि जो नील्स बोर जो थे उनको नोबेल प्राइज क्यों मिला था, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। ओके, फिर उन्होंने बोला था कि ये जो ऑर्बिट्स मतलब जो मतलब होते हैं ना, जिनको वो मतलब क्या बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल बोल रहे हैं, उनको उन्होंने मतलब किसी मतलब लेटर से क्या किया, उन सारे ऑर्बिट्स को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। और उन चारों ऑर्बिट के नाम उन्होंने क्या लिखे, KLMN बोल सकते हैं। यदि उनको इस लेटर में रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे करेंगे, या फिर नंबर में आपको उसको रिप्रेजेंट करना है तो उसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से रिप्रेजेंट आपको करना होगा। तो ये क्या है, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल है, जिसके अंदर सेंटर के अंदर वही न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर मतलब प्रोटॉन्स होंगे, और मतलब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होगा उसके न्यूक्लियस के अंदर होगा। ओके, और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक स्पेशल ऑर्बिट के अंदर क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। और इन मतलब ऑर्बिट्स को उन्होंने किसका नाम दिया, मतलब यदि आपको लेटर के रिप्रेजेंट करना है तो उस लेटर के अकॉर्डिंग उनके नाम होंगे, K शेल, M शेल, M K L शेल, K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। और यदि आपको इसको नंबर में प्रेजेंट करना है तो आप इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 3 और 4 से इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो ये नील्स बोर का क्या था, एटॉमिक मॉडल था। अब तक हमने क्या पढ़ा है, मतलब थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा है, और फिर उसके बाद में हमने नील्स बोर का मॉडल पढ़ लिया। अब उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपके पेज नंबर 49 के ऊपर इनके मॉडल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको हम समझ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज नेचुरल एज अ न्यूट्रल एज अ होल।
मतलब जो थॉमसन ने मॉडल दिया था, किसका दिया था, थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया था। ओके, उसके बेसिस के आधार पर आप ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो एटम्स जो होता है वो क्या होता है, मतलब ऑल ओवर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एज पर थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, मतलब जो थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम था, एन एटम कंटेन्स अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इम्प्लांटेड। ओके, इसके अंदर क्या था कि मतलब जो रदरफोर्ड ने ये थॉमसन ने ये बताया था कि जो मतलब एटम्स जो होता है वो एक स्फीयर शेप का होता है, और वो उसका मतलब ये जो क्या होता है, पूरा का पूरा स्फीयर जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उस पूरे स्फीयर के अंदर कहते हैं इम्प्लांटेड रहते हैं, मतलब एम्बेडेड रहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हेंस एन एटम होल द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन दोनों की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब एक की वैल्यू अगर पॉजिटिव प्लस है और एक की वैल्यू सेम माइनस में है, मतलब +5 है -5 है सपोज, ऐसा समझ लीजिए, तो कुल मिला के जो एटम के ऊपर जो पूरा का पूरा जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और वो जो एटम्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होगा, और उसको हम बोलेंगे कि न्यूट्रल एटम है। ओके, तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने बताया था। अब हम इसको पिक्चर से समझ लेते हैं। ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। उन्होंने अपने जो मॉडल को बताया था, किससे कंपेयर की थी, वाटरमेलन से कंपेयर करके हमें समझाया था कि जो उन्होंने बताया था कि जो वाटर मतलब जो एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। क्लियर, और जैसे वाटरमेलन के अंदर जो रेड कलर का पोर्शन होता है, उसी तरीके से एटम के अंदर भी जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो पोर्शन होता है वो इसी तरीके से जो रेड वाले पोर्शन की तरह क्या रहता है, हमें दिखाई देता है। ओके, और जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस मतलब स्फीयर के अंदर क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। ओके, अब उन्होंने ये बताया था कि ये उनका मॉडल था। उन्होंने बताया था कि जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इस एटम के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो कुल मिला के जो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका ये पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल of an atom which subatomic particle is present in the nucleus of an atom। मतलब रदरफोर्ड ने भी एटम का मॉडल दिया था। ओके, तो उनके अनुसार कौन सा ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होता है जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम देखते हैं, हमने पूरा रदरफोर्ड का मॉडल भी पढ़ा हुआ है। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स आर द वंस दैट आर प्रेजेंट इन द एटम। तो मतलब रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से मतलब जो मतलब एटम होता है उसके सेंटर के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और ये जो पॉजिटिव चार्ज जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, जो एटम के अंदर क्या होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब कुल मिला के इसका आंसर है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। ओके, तो विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स। मतलब आपको एक क्या बताना है, बोर्स मॉडल्स, मतलब जो बोर्स ने एटम का जो मॉडल दिया था उसका आपको डायग्राम बनाना है, और उसके अंदर भी आपको 3 शेल बताने हैं। मतलब आपको ये 4th शेल नहीं बतानी है उसके अंदर, यदि 3 बोला है तो 3 बतानी है, और 4th बोला है तो 4 बतानी है। ओके, तो ये बोर्स का मॉडल है। इसके अंदर सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज होता है। उन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जो होते हैं उनके अंदर मूव करते हैं। इन ऑर्बिट्स को आप लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लेटर्स हैं KLMN, या फिर आप इन लेटर्स को मतलब किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर से। मतलब इन ऑर्बिट्स को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर से 1 2 3 4 से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल और फोर्थ एनर्जी लेवल, इनके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। क्लियर, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉयल ऑफ अ मेटल अदर देन गोल्ड। मतलब जो मतलब किसने किया था, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग का, उसके अंदर ये हमने किसकी फॉयल यूज करी थी, गोल्ड की, गोल्ड मेटल की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि गोल्ड की जगह आप दूसरा कोई मेटल यूज करेंगे तो आपको जो ऑब्जर्वेशंस मिलेगा अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग का, तो वो क्या सेम होगा
तो अब हम इसका आंसर देखते हैं कि इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन एनी मेटल फॉयल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ गोल्ड द ऑब्जर्वेशन वुड रिमेन द सेम। इसके अंदर बोला गया है कि जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर यदि आप किसी भी दूसरी मेटल का के साथ में मतलब गोल्ड के बजाय यदि आप कोई सा भी दूसरा मेटल फॉयल लेंगे ना तो जो ऑब्जर्वेशंस जो आएगा वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स का जो डिफ्लेक्शंस जो हुआ था वो मतलब गोल्ड के जैसे ही क्या होगा दूसरी मेटल के साथ में भी अल्फा पार्टिकल्स का जो डिफ्लेक्शन जो होगा वो सेम ही होगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि दिस इज बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम व्हेन कंसीडर इंडिविजुअली रिमेन इन द सेम। मतलब कोई सा भी मेटल लो उसका जो स्ट्रक्चर मतलब किसी भी एटम का किसी भी मेटल के जो सभी मेटल के जो एटम का जो स्ट्रक्चर्स जो होता है वो क्या होता है, सेम ही रहता है। मतलब उसके कुल मिला के उसके क्या होते हैं, सेंटर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और जितना का जितना जो मतलब मास होता है मतलब वो क्या होता है उसके सेंटर के अंदर होता है। तो जब भी मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके चारों तरफ क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। तो जब भी मतलब कोई भी मेटल आप लेंगे ना तो जब भी अल्फा पार्टिकल्स इससे टकराएंगे तो जिस तरह का रिफ्लेक्शन गोल्ड मेटल के साथ में हुआ था उसी तरह का जो रिफ्लेक्शन जो होता है वो दूसरी मेटल के साथ में होगा, क्योंकि सभी एटम की जो स्ट्रक्चर्स जो होती है वो सेम ही रहती है। ओके, मतलब कहने का मतलब सभी में न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चारों तरफ चक्कर लगाएंगे और जैसे मतलब न्यूक्लियस का साइज छोटा होगा तो एटम का जो काफी स्पेस जो होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो अल्फा पार्टिकल्स का जो डिफ्लेक्शंस जो होगा वो सेम ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका ये मतलब क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। सारे मॉडल्स जो एटॉमिक मॉडल्स हैं वो अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो के अंदर कोई भी क्वेरी हो इस पार्ट के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसका नाम है लुक एंड लर्न क्लासेस। और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।